नमस्कार। कैंपस हाउस ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यदि आपका नाम शशि, शशांक, राकेश, रजनीश, सारंग, मयंक, विधु, इंदु, सुधाकर या हिमांशु हो तो आप सभी के नाम का अर्थ होता है चंद्रमा, चांद। जी हाँ, आपने सही समझा। आज जो हमारा टॉपिक है वह चंद्रमा से संबंधित है, मून से संबंधित है। ये चंद्रमा मानव जीवन में प्रारंभ से ही ऐसे घुल मिल गया है जैसे लगता है कि हमारे परिवार का अंग है। जब हम छोटे छोटे बच्चे थे तो हमारी दादी, हमारी माँ ये चांद को दिखलाकर रोते हुए हम छोटे छोटे बच्चों को मनाती थी। इतना ही नहीं, साहित्य में भी सूरदास ने लिखा है कि भगवान कृष्ण को भी यशोदा मैया ये चांद को दिखाकर बहला फुसलाकर दूध पिलाने का काम करते थे। हमारे यहाँ जो फिल्मी जगत है उसमें न जाने चंद्रमा पर कितने गाने बना दिए गए। एक छोटे बच्चों की गीत, चंदा मामा दूर के, पुए पकाए गुड़ के, आप खाए थाली में, मुने के दिए प्याली में, ये बड़ा कर्णप्रिय गीत आपने सुना होगा। ऐसा ही रक्षाबंधन के अवसर पर चंदा रे मोरे भैया से कहना, बहना याद करे, न जाने कितने ऐसे गीत। हालांकि ये तो साहित्य और फिल्मी जगत की बात हुई। हम लोग कंपैरेटिव दृष्टि से चंद्रमा के बारे में आज हम पढ़ेंगे। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है और चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकटतम सैटेलाइट, प्राकृतिक नेचुरल सैटेलाइट है और एकमात्र चंद्रमा ही है ऐसा जो धरती से देखने पर सबसे बड़ा उपग्रह नजर आता है, सबसे चमकीला उपग्रह नजर आता है धरती से देखने पर। चंद्रमा से संबंधित हम दो तथ्यों पर प्रकाश डालेंगे। एक तो कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां और दूसरे उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। सबसे पहले हम चंद्रमा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों को समझेंगे। उसे आप ध्यानपूर्वक समझने का कोशिश करेंगे। ये बार बार किसी न किसी एग्जाम में पूछता है। सबसे पहले हम लोग शब्दावलियों में समझते हैं सेलेनोलॉजी या सेलेनोग्राफी। वह विज्ञान जिसमें चंद्रमा संबंधित अध्ययन किया जाता है उसे सेलेनोलॉजी या सेलेनोग्राफी कहा जाता है। ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है, आपको याद रखना है। एक अगला जो शब्द है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसे अंग्रेजी में सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहा जाता है। ये सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी क्या है, जिसे हिंदी में शांति सागर या शांत सागर कहा जाता है? यह चंद्रमा पर स्थित धूल भरा मैदान है। यह चंद्रमा का
पिछला भाग है, और दूसरे शब्दों में कहें तो यह वही जगह है जहां पर अपोलो 11 जो वहां उतारा गया था और जो पहली बार अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर जहां पैर रखे थे, अपना कदम रखे थे, उस स्थान को ही सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी या शांति सागर या शांत सागर कहा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगला जो हमारा टर्म है वह है लिबनिट्ज माउंटेन। ये लिबनिट्ज माउंटेन क्या है? लिबनिट्ज माउंटेन चंद्रमा पर सबसे ऊंची चोटी है। चंद्रमा का हाईएस्ट पीक ऑफ मून, चंद्रमा पर सबसे ऊंचा जो माउंटेन है, चोटी है, उसका नाम है लिबनिट्ज माउंटेन, और इसका हाइट जो है वह 10,668 मीटर है। अगर हम धरती से तुलना करें, पृथ्वी से तुलना करें, तो माउंट एवरेस्ट से भी यह ऊंचा है। अगला है फॉसिल प्लेनेट या जीवाश्म ग्रह। एक ग्रह नहीं है, यह उपग्रह है, सैटेलाइट है। और उपग्रह या सैटेलाइट उस खगोलीय पिंड को कहा जाता है जिसमें अपना प्रकाश नहीं होता है, जिसमें अपनी ऊष्मा नहीं होती है, लेकिन वो गतिशील होता है और ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है। चंद्रमा भी एक सैटेलाइट है, उपग्रह है, और यह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है। लेकिन इसे एक उपमा दिया गया है और उस उपमा में इसे जीवाश्म ग्रह कहा गया है, फॉसिल प्लैनेट कहा गया है। एक व्यक्ति का नाम है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग अमेरिकन है और सबसे पहले यही वे व्यक्ति हैं जो चंद्रमा पर अपना कदम रखे थे, अपना पैर रखे थे। अब प्रश्न यह उठता है कि ये कब गए? ये 1969 में गए, जुलाई में गए। लेकिन जुलाई में किस डेट में, इसमें बहुत कन्फ्यूजन है। एनसीईआरटी में अलग है, भारती भवन में अलग है, इंटरनेट पर अलग है। कहीं 16 जुलाई लिखता है, कहीं 20 जुलाई लिखता है, कहीं 21 जुलाई भी लिखता है। ये अलग अलग डेट देता है। लेकिन जिस अंतरिक्ष यान से ये गए वो अपोलो 11 से गए। और दूसरा व्यक्ति जो चंद्रमा पर कदम रखे, पैर रखे, वे थे एडविन अल्ड्रिन। एडविन अल्ड्रिन, ये भी अमेरिकन थे, साथ में थे। ये तो आपको कंपैरेटिव दृष्टि से ये दोनों पॉइंट याद रखना है। लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से एक बात और याद रखना है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन अल्ड्रिन, जब आप मैक्सिमम लोगों से पूछेंगे कि वह कौन सा व्यक्ति है जो चंद्रमा पर पहला कदम रखा, सबसे पहले चंद्रमा पर उतरा, तो मैक्सिमम आदमी आपको बता देगा कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग। लेकिन जैसे ही आप पूछेंगे कि यह दूसरा व्यक्ति कौन है जो चंद्रमा पर कदम रखा, तो लगभग 90% लोग कंफ्यूज कर जाएंगे। दूसरा एडविन अल्ड्रिन, नाम ही याद नहीं आएगा। लेकिन कल्पना कीजिए, जब ये अभियान बना होगा कि चंद्रमा पर जाना है, तो एक ही तरह की ट्रेनिंग नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन को मिला होगा।
एक ही अंतरिक्ष यान में बैठकर लोग गए होंगे, एक ही बार वह अंतरिक्ष यान चंद्रमा के धरातल पर, चंद्रमा के जो ऊपर का भाग है वहाँ उतरा होगा। अब बारी है कि अंतरिक्ष यान के गेट से बाहर कौन निकले। यहाँ पर चूक हो गई एडविन अल्ड्रिन की, और जो पहला कदम रखे वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग, और ये अमर हो गए। ट्रेनिंग साथ में, अभियान साथ में, सिर्फ पहला कदम रखने के कारण ये फर्स्ट हो गए, एल्ड्रिन सेकंड हो गए। जिंदगी में जब मौका मिले प्रथम होने का कोशिश कीजिए। प्रथम को हमेशा याद किया जाता है, सेकंड को किताबों में छाप कर छोड़ दिया जाता है, जैसे एडविन एल्ड्रिन का नाम है। खैर, आगे हम लोग पढ़ते हैं। ये तो व्यक्ति जो चंद्रमा पर कदम रखे, लेकिन इससे पहले लूना 9 अंतरिक्ष यान है जो 21 अक्टूबर 1968 को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान उतरा। भारत का भी प्रयास इस क्षेत्र में रहा है, और भारत चंद्रमा पर रिसर्च के लिए पहला अभियान 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान प्रथम से प्रारंभ किया था। एक टर्म होता है सुपर मून। ये सुपर मून क्या है? सुपर मून उस स्थिति को कहा जाता है जब चंद्रमा सामान्य आकार से 14% ज़्यादा बड़ा हो जाए, और जो उसमें चमक है, लाइट है, वह 30% अधिक हो जाए, तो इसे ही हम सुपर मून कहते हैं। एक करंट के लिए भी आप चंद्रमा से जान लीजिए कि एक टर्म है आर्म अल्कोलाइट। आर्म अल्कोलाइट जो है चंद्रमा पर नया, बिल्कुल नया एक खनिज मिला है जिसका नाम है आर्म अल्कोलाइट। हालांकि इसका नामकरण आर्म अल्कोलाइट जो है 3 विद्वानों के नाम पर, 3 वैज्ञानिकों के नाम पर रखा गया। आर्म ले लिया गया आर्मस्ट्रॉन्ग्स का प्रारंभिक अक्षर, अल ले लिया गया अल्ड्रिन का प्रारंभिक, और कोलाइट जो है कोलिस नामक एक विद्वान है, कोलिस, उनके प्रारंभिक अक्षर से ये ले लिया गया कोलाइट। ये बिल्कुल नई खनिज है। ऐसे चंद्रमा पर सबसे ज़्यादा टाइटेनियम मिलता है, टाइटेनियम की वहाँ पर प्रधानता है। एक है मेयर इम्ब्रियम। ये मेयर इम्ब्रियम नामक वहाँ पर क्रेटर है, ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप क्रेटर बनता है, तो वहाँ पर क्रेटर है जो चंद्रमा का सबसे बड़ा क्रेटर है। यहाँ चंद्रमा पर जो रोटेशन एंड रिवोल्यूशन होता है, ये दोनों में लगभग एक ही समय लगता है। मतलब रोटेशन में 27 दिन 8 घंटा, और रिवोल्यूशन में भी 27 दिन 8 घंटा का समय लगता है। ये रोटेशन और रिवोल्यूशन क्या है, पिछले क्लास में इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। जो भी उस वीडियो को नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका मैं लिंक दे दूंगा, आप रोटेशन और रिवोल्यूशन डिटेल समझ सकते हैं। यहाँ हम लोग चर्चा कर रहे थे कि दोनों में लगभग एक ही समय लगता है। जितना देर में यह यहाँ पर अपने स्थान पर घूमेगा, उतने देर में पृथ्वी का चक्कर लगाएगा। स्थिति यह होता है कि पृथ्वी पर हमेशा चंद्रमा का एक ही भाग नजर आता है।
दूसरा भाग उसका कभी नजर नहीं आता है। जितना देर में वो घूमेगा उतना देर में पृथ्वी का चक्कर लगा लेता है। एक ही भाग नजर आता है। प्रश्न आ सकता है, हम चंद्रमा का एक ही भाग क्यों देख पाते हैं, दूसरा क्यों नहीं? आंसर इसका यही होगा क्योंकि उसका रोटेशन और रिवोल्यूशन दोनों में एक ही समय लगता है। चंद्रमा का हम 57% भाग ही देख पाते हैं। इस आंकड़े में भी कहीं न कहीं अंतर आता है। कुछ विद्वान कहते हैं कि 59% भाग हम देखते हैं। 59% अगर भाग रहेगा तो 41% भाग हम कभी नहीं देख पाते हैं। 57 देगा तो 43% भाग हम चंद्रमा का कभी नहीं देख पाते हैं। चंद्रमा ही बृहत ज्वार लाने की भूमिका निभाता है। चंद्रमा और सूर्य के बीच में जब अर्थ आ जाता है तो चंद्रमा में ग्रहण लग जाता है और उस स्थिति को हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। अर्थात सबसे पहले सूर्य, उसके बाद अर्थ, उसके बाद मून। जब ये स्थिति हो जाए तो इस स्थिति में चंद्र ग्रहण लगता है और यह पूर्णिमा को होता है। अब हम लोग जैसे पृथ्वी और सूर्य में हम लोग पढ़े थे अपहेलियन, पेरिहेलियन, ठीक उसी तरह चंद्रमा और पृथ्वी में भी रोटेशन और रिवोल्यूशन के फलस्वरूप एक समय ऐसा आता है कि चंद्रमा और पृथ्वी एक दूसरे के काफ़ी निकट हो जाते हैं और एक समय ऐसा आता है कि काफ़ी दूर चले जाते हैं, जो इस चित्र से समझा जा सकता है। ये अर्थ है और अर्थ के चारों ओर चक्कर मून लगा रहा है। चारों ओर चक्कर मून लगा रहा है। अर्थ और मून के बीच एवरेज जो डिस्टेंस है, औसत जो दूरी है, वह 3,84,365 किलोमीटर, 3,84,365 किलोमीटर है। यह औसत दूरी है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि अर्थ और मून एक दूसरे से काफी निकट हो जाता है और इस समय दूरी 3,64,000 किलोमीटर हो जाता है निकटतम स्थिति में, और इसको हम उपभू कहते हैं, पेरिजी कहते हैं, पेरिजी। और यह पेरिजी ही एक ऐसा स्थिति है जिसमें बृहत ज्वार आता है। ज्वार के लिए सबसे ज़्यादा, टाइड के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेवार चंद्रमा है। और किस स्थिति में बृहत ज्वार आएगा? जब पेरिजी होगा, इस समय बृहत ज्वार आएगा। एक कंडीशन यह होता है कि मून और अर्थ एक दूसरे से काफी दूर चले जाते हैं और उस समय दोनों के बीच की दूरी यहां पर 4,06,000 किलोमीटर हो जाता है। और ऐसी स्थिति को अपभू कहते हैं, एपोजी कहते हैं। और अगर ये स्थिति उत्पन्न होगा तो फिर लघु ज्वार होगा। आज पृथ्वी और चंद्रमा एक दूसरे से बहुत दूर है, इसलिए इस स्थिति को लघु ज्वार उत्पन्न होता है। एक कंडीशन हमारा एपोजी और पेरिजी के साथ है। नीचे कुछ पॉइंट है, जैसे पृथ्वी से निकटतम अगर कोई उपग्रह है, खगोलीय पिंड है, तो वह मून है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कोई है तो मून है। इस मून पर
वायुमंडल नहीं है, और वायुमंडल नहीं है तो फिर ध्वनि कैसे आप सुन पाइएगा, आवाज नहीं सुन पाते हैं, साउंड का गमन नहीं हो पाता है, यहां अपना प्रकाश नहीं है, ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, लेकिन उस प्रकाश को आने में पृथ्वी पर 1.28 सेकेंड, राउंड फिगर में 1.25 सेकेंड भी लिखता है, समय लगता है। चंद्रमा का जो स्वामी ग्रह है, मालिक ग्रह है, हेड है, वह है पृथ्वी, स्वामी ग्रह है पृथ्वी। और ये जो चंद्रमा है हमारे पूरे सोलर सिस्टम में 5वां सबसे बड़ा सैटेलाइट है। सबसे बड़ा तो गैनीमेड है, एक अलग से सैटेलाइट पर भी वीडियो अपलोड करेंगे। तो चंद्रमा 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है। यहाँ दिन में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, बहुत ज़्यादा, लगभग 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है, और रात में बहुत ज़्यादा ठंड, -180 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर टेम्परेचर हो जाता है। ये हमारा चंद्रमा से संबंधित। चंद्रमा से संबंधित अन्य भी बहुत सारे चीज़ें हैं, चंद्रकलाएँ हैं, शुक्ल पक्ष से रिलेटेड, कृष्ण पक्ष से रिलेटेड, लेकिन ये चीज़ें एकेडमिक के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कॉम्पिटिटिव के लिए ये बहुत अधिक है। इन पॉइंट को आपको नोट करना पड़ेगा। एक सूचना और आपको मैं दे दूं कि जो भी विद्यार्थी बाद में इस चैनल से जुड़ रहे हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही ले, साथ ही साथ शेयर भी करें, ताकि मैक्सिमम लोग को घर बैठे फायदा हो। आप कमेंट भी करें, और आपके लिए अलग अलग टॉपिक जो ऑफलाइन में कहीं नहीं बताया जाता है और एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, वो मैं बनाकर अपलोड करते रहूँगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।